लाहौर में पेश आने वाले एक ऐसे अंधे की वारदात के हवाले से बात करेंगे जिसने इब्तदाई तौर पर पुलिस को उलझा कर रख दिया। ये वाकया कब और कहां पेश आया? 11 साल के बाद यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। कैसे तक पहुंचे? तो वाला उसके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना हमारे पास कोई उसकी इंफॉर्मेशन। PFSA की टीम, CSU की टीम, वो सारे वहाँ पे जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं। 2-3 घंटे की वर्किंग के बाद ना हमें पता चल जाता है। वारसान ने क्या बताया, आपने क्या पूछा? हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने उन्होंने बड़ी एफर्ट की। उन्होंने कहा कि नहीं, एक कीमती जान है, हम इसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकते। मकतूल करता क्या था? कभी 2-4 दिन किया, 2-4 दिन गायब हो गया। तो ये मुलज़म का बिहेवियर कैसा है, इसके किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, इसके क्या मामलात थे कि हाँ ये बंदा मेरे पास पिछले तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहा है। चंदू नाम का आदमी है, उसने इस तरह की चेक वाली शर्ट पहनी थी, वो हमने इसके साथ कल रात को देखा था। ना कोई जायदाद का मसला है, ना कोई इसका कोई और इशू है। लाश की गर्दन के पास रस्सी थी। मुल्ज़म तक रसाई कैसे हासिल की, कैसे ट्रैप किया उसको? ये पूरे वाले दिन से लेकर अब तक ये गायब है। कैसे पुलिस ने इसका सुराग लगाया? पहले दिन से था कि ये 2 बंदों का काम। मैंने ही इसको नशे की खातिर था। वो जगह दिखाई जहाँ से उसने रस्सी ली थी। गला दबाने वाला गुलाम फरीद था, क्योंकि वो जैक का मास्टर उसको जैक क्या होता है? लाहौर में पेश आने वाले एक ऐसे अंधे की वारदात के हवाले से बात करेंगे जिसने इब्तदाई तौर पर पुलिस को उलझा कर रख दिया। इस केस के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आयशा वट्टू। मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आयशा वट्टू। थाना जकी गेट, यहाँ पर अंधे की एक वारदात होती है और उसके बाद फिर पुलिस ना सिर्फ उसको ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है, बल्कि की वारदात में 2 दोस्त जो मुलविस थे उन तक भी रसाई हासिल कर लेती है और उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। ये वाकया कब और कहां पेश आया, इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बात आपको बताना चाहूँगी कि जो थाना जकी गेट का इलाका है, ये कंपैरेटिवली बाकी लाहौर सिटी के हवाले से ये बड़ा ही पुरसुकून सा एरिया है। यहाँ पे वारदात की रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये जो का वाकया, ये भी तकरीबन 11 साल के बाद यहाँ पे का इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, 11 साल बाद की वारदात थाना जकी गेट के हदूद में पेश आई, तो फिर पुलिस को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे तक पहुंचे? अच्छा, इनिशियली तो हम बिल्कुल क्लूलेस थे। हमारे पास कोई क्लू नहीं था, क्योंकि जो वाला उसके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना हमारे पास कोई उसकी इंफॉर्मेशन, ना वो इस तरह का था या कि यहाँ प्रॉपर रहने वाला था। उसका कोई घर, कोई अता पता, कोई उसके वालिदैन, कोई बहन भाई, यहाँ पे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ही हमें इत्तला मिलती है, हम मौका पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। PFSA की टीम, CSU की टीम, वो सारे वहाँ पे जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टास्क होता है कि इसके जो से हमने मुतवफ़ी के जो से हैं वारसों को तलाश करना है। उस पर फिर हम ड्यूटी साइन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स की। ठीक है। तो वो हमारे 2-3 घंटे की वर्किंग के बाद ना हमें पता चल जाता है कि ये बंदा मकतूल के वारसान की तलाश कर ली। तो फिर क्या बात हुई मजीद? वारसान ने क्या बताया, आपने क्या पूछा? वारसान ने इनिशियली तो यही कहा कि जी हम इस मतलब लंबे चक्रों में नहीं पड़ना चाह रहे, हम FIR नहीं करवाना चाह रहे। लेकिन उसमें फिर हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने उन्होंने बड़ी एफर्ट की। उन्होंने कहा कि नहीं, एक कीमती जान है, हम इसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकते। तो हमने उनकी बड़ी काउंसलिंग की और उन्हें हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई कि आपको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी, किसी भी मामले में हम आपके साथ हैं। तो हमने फिर उस चीज़ पे हम लेके आए उनको पोस्टमार्टम के लिए। वो उनके काफ़ी इश्यूज थे कि नहीं जी, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे, लेकिन आपको पता है कि का केस है और बगैर पोस्टमार्टम की चीज़ें क्लियर हो ही नहीं सकती। तो हमने उनको इस चीज़ पे भी लेके आए कि आप जी पोस्टमार्टम के लिए भी राज़ी हों। मकतूल करता क्या था, उसकी शिनाख्त आपने मुकम्मल कर ली, तो फिर क्या फैमिली मेंबर बताते हैं कि वो क्यों यहाँ पे रहता था? अच्छा, मकतूल जोन्स है ना, वो ऑन एंड ऑफ वर्किंग करता था। बेसिकली वो कसाई का काम करता था। मतलब कि कसाई का काम भी वो प्रॉपर नहीं था करता। कभी 2-4 दिन किया, 2-4 दिन गायब हो गया, इस तरह। तो जब उसके वारस आगे मौका पर, वहाँ से फिर हमने आगे वर्किंग ये की कि ये काम कहाँ पे करता था, ताकि हमें इसके बिहेवियर का आइडिया हो कि ये मुलज़म का बिहेवियर कैसा है, इसके किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, इसके क्या मामलात थे, किस वजह से ये नौबत आई कि ये बंदा आज इस तरह इसकी हो गया। हो गया। तो फिर कैसे पता चला? फिर हमें ये
पता चला कि ये करीबी ही हमारा एक है वो एरिया मछली मंडी है, वहाँ पे सीरी पाए का जो काम करते हैं, हमने वहाँ से लोगों को बुलाया, उनको इंटेरोगेट किया। उनमें से फिर एक ने कहा कि जी हाँ, ये बंदा मेरे पास पिछले तकरीबन 4-5 साल से काम कर रहा है अच्छा। और लास्ट मेरे पास ये कल रात आया था और मैंने इसको 2 दिन की दिहाड़ी 4500 रुपया इसको दी थी। ठीक है। और फिर हमने उससे पूछा कि भाई आप थोड़ा सा हमें ये गाइड करेंगे, ये किसके साथ उठता बैठता था, इसके किस तरह के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट दोस्तों का नहीं पता, लेकिन एक बंदा था, चंदू नाम का आदमी है, उसने इस तरह की चेक वाली शर्ट पहनी हुई थी, वो हमने इसके साथ कल रात को देखा था। अब हमारे पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई मोबाइल फ़ोन का डाटा, हमारे पास जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि जी चेक वाली शर्ट है। हमने वो चेक वाली शर्ट को ढूंढना शुरू किया। ठीक है। हमने लोकल जो से सीसीटीवी फुटेज देखी, हमने सेफ सिटी के कैमरा जहाँ चेक किया, उसमें फिर हमें एक बंदे की पासिंग नजर आई। लेकिन कितने घंटे आपने सीसीटीवी फुटेज का हमने जायजा लिया और फिर कामयाबी मिली, ट्रेस हो गया कि ये वो शख्स है, चेक शर्ट है, टोपी पहनी हुई है? हमने जो से ना कैमरा जात तकरीबन 18 से 24 घंटे की रेंज में देखे। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए CCTV एक दिन पूरा लगा दिया? एक दिन पूरा इसलिए लगाया कि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें लग रहा था कि सीसीटीवी फुटेज ही हो सकता है, क्योंकि रात का इंसिडेंट था, उस टाइम कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमें सीसीटीवी फुटेज से ही मिल सकती थी। बिल्कुल ठीक है। और एक जो ये सारी सूरत हाल थी, एक हमें बड़े ही पहले चंद घंटों में ये रियलाइज हो गया था कि ये जो है इसकी कोई ये कोई इतनी उसको करने के पीछे कोई इतनी संगीन वजह कोई नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई मनसूबाबंदी ये नहीं, सडन इंसिडेंट, ये सडन इंसिडेंट केस है। और ये जो बंदा है ये कोई इसके मामलात भी इतने कुछ संगीन नोयत के नहीं है, ना कोई जायदाद का मसला है, ना कोई इसका कोई और इशू है। तो करता क्या था वो? नशा करता था? क्या करता था? बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो कसाई का काम करता था और नशा करता था, और नशा भी वो उस लेवल का नहीं करता था कि वो उसको अपने सेल्फ कंट्रोल था तो साथ वर्किंग भी करता था। मैडम कैसे पता चला ये नशे का आदी है और किस किस्म का नशा करता था? नशे का आदी हमें इस तरह पता चला, वहाँ लोगों से ही इंफॉर्मेशन ली और थोड़ा सा उसके हुलिये से भी हमें यही आइडिया हुआ कि ये नशा वगैरह करता है, क्योंकि आम जो बंदा सेंसिबल बंदा है वो आधी रात को पार्क में तो नहीं सोएगा ना, जिसका कोई घर बार है, जिसकी कुछ फैमिली है, चीजें हैं। कौन सा नशा करता था? नशा यही जो उसके साथी जो हमने बाद में जो मुलजिम पकड़े हैं उनसे ही हमें पता चला है कि ये आइस का नशा करता था। आइस का इस्तेमाल ज्यादा करता था जी। तो फिर इसको वाले कोई नशे की वजह से भी हो सकती है, आपने वो भी देखा होगा? नहीं, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह वो अभी वो चीज़ें फ्रांसिक के लिए गई हैं, वो अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पेंडिंग है। आपने बताया कि जैवको से हमें वो गले पे रस्सी के निशान भी मिले, फिर मशकूक हो गया ये वारदात। उसमें जब हमने देखा कि लाश की वो गर्दन के पास रस्सी थी, वो पीएफएसए वालों ने कलेक्ट कर ली। वो रस्सी साथ ही लगी हुई थी? हाँ जी, रस्सी पीएफएसए ने कलेक्ट करके वो फ्रांसिक के लिए भेज दी। बिल्कुल ठीक है। हम फर्दर अब मुल्ज़मान के साथ उसका वो करवाएंगे डीएनए एनालिसिस, तो हमारे पास वो एविडेंस आ जाएगा। मुल्ज़िम तक रसाई कैसे हासिल की, कैसे ट्रैप किया उसको? सीसीटीवी फुटेज इतनी क्लियर नहीं थी, उसमें जस्ट एक हमें शर्ट का वो कलर और ब्लर सा चेहरा, उससे हमें कोई खास कोई आइडिया नहीं था मेरा कि किस बंदा कौन है। हमने फिर इलाके में जो सा अपना एरिया है, जो सिटी का एरिया है ख़ास तौर पे, यहाँ पे जो नशा करने वाले अफराद हैं वो जगह जगह पे उन्होंने अपनी अपनी जगह ठिकाने बनाए हुए हैं। हम वहाँ गए, हम उनको लाए, हमने उनको इंटेरोगेट किया, हमने वो तस्वीर दिखाई। उसमें से एक जो हमारा को अक्यूज़्ड है नदीम अब्बास, इसको भी हम इनिशियली लेके आए। इसने हमने जब मुख्तलिफ लोगों को दिखाया, उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं जानते, हमने ये हम नहीं चंदू को नहीं जानते, हम चंदू को नहीं जानते, हम चंदू को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि तस्वीर हमारे पास क्लियर नहीं थी। ये जो हमारा को अक्यूज्ड है नदीम अब्बास, इसने कहा कि ये जो बंदा है ये है ठंडियाँ। उसने शनाख्त कर लिया? हाँ, उसने कहा जी ये ठंडियाँ है और ये इसका काम ही यही है और इसका नाम गुलाम फरीद है। हमने फिर उसका सीआरओ रिकॉर्ड निकाला तो हमें पता चला कि भाई ये इस तरह की वारदात में इन्वॉल्व है, चोरी चिकारी करता है। हम फिर हमारा सारा फोकस गुलाम फरीद की तरफ हो गया। आप रैंडमली एक नदीम नामी बंदे को लेकर आते हैं जो नशे का आदी है, और भी नशेइयों से राब्ता करते हैं, तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन नदीम ने उस तस्वीर को शनाख्त करते हुए जब गुलाम फरीद की शनाख्त वो कर लेता है, तो फिर गुलाम फरीद को किस तरह ट्रेस किया जाता है? गुलाम फरीद को जब वो आइडेंटिफाई करता है कि ये चंदू नहीं है, ये ठंडियाँ है, गुलाम फरीद है, हम फिर गुलाम फरीद पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
हम गुलाम फरीद का सीआरओ लेते हैं, उसकी फैमिली रिकॉर्ड लेते हैं, और फिर हमें ये पता चलता है कि ये हुए वाले दिन से लेकर अब तक ये गायब है। जब की वारदात होती है की उसके बाद वो वारदात से घर नहीं लेके जाता, हाँ ऑनवर्ड ये बंदा टोटली गायब है। तो फिर कैसे पुलिस ने इसका सुराग लगाया? हमने इसकी फैमिली को पहले ट्रेस किया, इसकी जो सी बीवी उससे रब्ता किया, उसने बताया कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ, मतलब कि उसकी और ये जो वक़ूए वाली डेट है वो मैच हो गई। मीन्स कि उसने भी यही हमें बताया कि ये उस दिन से लेके अब तक ना हमारे राब्ते में आया है और ना ही घर आया है। हमने फिर इसका नंबर हासिल किया, ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था छोटा, फिर हमने उस मोबाइल फ़ोन से हमने इसकी ट्रैकिंग करवाई। हमने फिर इसका उस दिन का भी बिहेवियर चेक किया, वारदात वाले दिन। वारदात वाले दिन इसकी एक्टिविटीज़ चेक की और ये उसी सराउंडिंग में ही इसकी मौजूदगी साबित हुई और इसके राब्ते देखे फिर हमने, क्योंकि ये इसने वारदात के बाद दिन 9 बजे, यानी कि 6 बजे हमें इत्तला मिल रही है वक़ूए की, दिन 9 बजे ये बंदा अपना नंबर ऑफ कर देता है। उसके बाद इस फ़ोन में कोई सिम भी नहीं चलाता ठीक है। और उसके बाद से ये गायब। मुल्ज़म और मकतूल का आपस में ताल्लुक क्या निकला? ताल्लुक उनका ऐसा कोई इतना पुराना ताल्लुक नहीं था, चंद मुलाकातें अकॉर्डिंग टू अक्यूज्ड, वो बताता है कि चंद मुलाकातें इसी तरह ऑन एंड ऑफ, कभी नशा लेने बैठने तक करने तक 2-4 दफ़ा की हद तक। जो मकतूल है क्या वो नशा बेचता भी था या सिर्फ उसे नशा लेने आते थे, उसके पास नशा मौजूद होता था उसके करने के लिए? नहीं, वो नशा अपने हद तक ही करता था। बेसिकली ये इनका यही होता है कि ये नशई वगैरह इस तरह के अफराद, ये मिल के बैठ के, आपको आइडिया ही है कि ये मिल के बैठ के इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जो 2 मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार किए, इन्होंने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफ किया? हमें वो उस तस्वीर से हमें वो क्लिक मिला गुलाम फरीद का, हमने गुलाम फरीद पे वर्किंग की, गुलाम फरीद गायब। ठीक है, हमने उसकी फैमिली पे काम किया, उसके नंबर्स आए, हमने उसके दोस्त जितने भी थे हमने सबको इंटेरोगेट किया, लेकिन ये बंदा हमारे लिए नामुमकिन ही बना हुआ था, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं था, आगे पीछे का किसी चीज़ का नहीं पता, फैमिली से ये कटा हुआ है बंदा, और कोई इसको पूछने वाला भी नहीं, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। नशा करने वालों को घर वाले भी नहीं पूछते, बाहर तो फिर किसी ने नहीं पूछना होता। ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। तो फिर हमने यहाँ पे वो मुख्तलिफ अपनी टीमें लगाई, एसपी साहब ने बड़ी हमारी इस हवाले से बड़ी हेल्प आउट किया, मेरे साथ और भी 2 थानों की टीम मेरे साथ अटैच की। तो हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ हमें पता था कि यहाँ पे ये नशई किस्म के अफराद बैठते हैं उठते हैं, हमने वहाँ पे अपने बंदे लगाए जो हमें इंफॉर्मेशन दे। हमने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रैप करके उनको इस चीज़ पे लाए कि जी हमें ये बंदा आप दें। जब हमने ये ठंडियाँ जब हमने गिरफ़्तार किया इनिशियली, तो वो इस चीज़ पे आया ही नहीं कि मैंने किया, की वारदात से ही मुकर गया, की वारदात से ही मुकर गया। लेकिन जब हमने सारी वो चीज़ें उसके सामने रखी, सारे जो एविडेंस तो जितने हमारे पास थे, तो फिर वो डिनाई नहीं कर सका। अच्छा, फिर भी उसमें मुबहिम सी बात थी कि वो चीज़ें छुपा रहा था। मेरे नज़दीक ये था कि वो जो बंदा जो हुआ है उसकी मतलब कि जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक थी, वो एक बंदे का काम ही नहीं है कि वो उसको वो सके। तो मेरे ज़हन में पहले दिन से ही था कि ये 2 बंदों का काम है। पहले तो इनिशियली माना नहीं, जब माना तो वो अपने पे ही सारी बात लेगा कि जी मैंने ही इसको नशे की खातिर था, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। फिर हमने इस पर दोबारा काम किया, इंटरोगेशन दोबारा की और चीज़ों पे वर्क किया, इससे पूछा। फिर इसने कहा कि जी आप एक बार फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, आप उसको भी ले गए तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर हमने नदीम अब्बास तक पहुँचे। नदीम अब्बास ने ही पहले शनाख्त किया गुलाम फरीद को, हाँ जी। और आपने नदीम को छोड़ दिया। नदीम को आपने सस्पेक्ट, वो हमारा सस्पेक्ट था ही नहीं। था ही नहीं। वो सस्पेक्ट इसलिए नहीं था कि वो डे फर्स्ट से ही हमारे साथ वो कोऑपरेट सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं नजर आया, नहीं था वो उसमें, वो हमारे साथ कोऑपरेटिव भी था और उसने उसके बाद भी हमारे साथ वो राब्ते में भी रहा। और जब इसने गुलाम फरीद ने हमें बताया कि जी आप एक बार नदीम उर्फ बबलू को भी बुलाएं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फिर आपने हमने नदीम उस हमने बबलू को दोबारा पकड़ा? हाँ जी, फिर मैंने उस बबलू को दोबारा पकड़ा। ठीक है, इन दोनों की आपस में कोई मुलाकात कोई चीज़ हमने नहीं होने दी। फिर बबलू से उसके साइड की स्टोरी सुनी। जब उसके साइड की स्टोरी सुनी तो वो उसने हमें मौका पे लेके गया। उसने बताया कि यहाँ यहाँ ये ऐसे हमने था, इस तरफ को उसका मुंह था। उसको नहीं पता कि गुलाम फरीद ने, उसको नहीं पता, उसका भी नाम ले लिया। उसको इस चीज़ का नहीं था पता कि गुलाम फरीद पकड़ा गया है। ठीक है, आपने उसे कहा आपने ही किया, बताओ। हमने ये पूछा कि अब तुमने हमें सही बात बतानी है। ठीक है, तो वो फिर हमें उस जगह पे पहले लेके गया जहाँ पे उन्होंने ये अक्रेंस की थी।
फिर उसने वहां से हमें वो जगह दिखाई जहाँ से उसने रस्सी ली थी। ठीक है, फिर एक बड़ी मजे की चीज थी, बड़ा मजे का क्वेश्चन मैंने उससे किया। मैंने उसको पूछा कि उसकी जेब में कितने पैसे थे। ठीक है, उसने कहा जी 4500 रुपया। वो चीज़ भी रिलेट हो गई। फिर एक और चीज़ थी कि उसने जो शलवार की जेब थी उसको लगाई हुई थी पिन, सेफ्टी पिन। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम ये बताओ कि उसकी जो जब तुमने पैसे निकालने हैं तो जिप तुमने खोली होगी। कहता नहीं, जिप नहीं खोली थी, उसकी उसकी शलवार की जेब फटी हुई थी और उसने सेफ्टी पिन लगाई हुई थी। फिर हमने जब दोनों को बिठा के दोनों को इंटेरोगेट किया तो दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे मुल्जमान ने डेफिनेट सी बात है। फिर कि हम दोनों पकड़े गए। पकड़े गए। अब तो उनके पास वो कोई चांस ही नहीं है कि वो झूठ बोले हमसे। तो जब इन्होंने इतराफे जुर्म कर लिया दोनों ने कि इन दोनों का ही किरदार है, गला दबाने वाला कौन था, बाजू पकड़ने वाला कौन था? गला दबाने वाला गुलाम फरीद था, क्योंकि वो जैक का मास्टर उसको कहते हैं। जैक क्या होता है? जैक यही होता है, वो ऐसे गर्दन को कोई उनका टेक्निक है, लगा के बंदा बेहोश हो गया। इनका यही आइडिया था कि इसको भी हमने बेहोश ही किया है, नहीं है। लेकिन वो रस्सी थी, वो टाई ज्यादा इन्होंने कर दिया। ये क्या हुआ? जैक ये रस्सी के साथ ही लगाते थे या इस बार इन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया? ये तो देखिए इनके कहने की बातें हैं। ये अभी पुलिस कस्टडी में, ये कुछ भी कह सकते हैं हम इनको। बाउंडिंग नहीं, वो एक जो प्रेशर होता है, एक डर होता है, वो तब तक होता है जब तक मुलजिम जो सा है वो भाग रहा होता है। जब पुलिस की गिरफ्त में आता है और ये जिस तरह के ये हैं, इनका तरीका वारदात ही ये है। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पहले भी इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें। तो जैक वाली ऑफिशियली तो हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। ये इन्हीं की कहने की बात है कि हमने 2 से 3 बार इस तरह किया है। ऑटो पे ही हर बंदा जो सेंसिबल है उसको लगता है कि वो डर खौफ कि भाई हम सेफ नहीं फील कर रहे। तो मुश्किलात की जहाँ तक बात है तो मैं समझती हूँ कि हर फील्ड में ही कोई ना कोई मुश्किल बंदे को पेश आती है। लेकिन मैं समझती हूँ जब आप दिल से मेहनत कर रहे हो और आपके ऑफिसर्स आपके साथ इंतहाई कोऑपरेटिव हों तो ये चीज़ें चैलेंज ज़रूर होती हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे सीनियर्स ने बड़ा सपोर्ट किया इस सारे मामले में और हमने अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है।